तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। और मेरे घर को सजाने की चाहत है तुम्हें। मेरे घर में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रूबरू विद रोशनी में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एकाग्र शर्मा जी, एक ऐसे लेखक जो पिछले कई वर्षों से कपिल शर्मा शो, जो कि हमारे सबके घर में पसंदीदा शो है, उसकी स्क्रिप्ट लिखते आ रहे हैं और ऐसे ही कई वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखते आ रहे हैं। यही नहीं सर, अपनी कविताओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं ना, मानव होना भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर प्रेस्टीज मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आप लोगों से बात करने में। सर, हम आपके लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमारे एक शायर का शेर है कि कहाँ से इब्तदा कीजिए दरवेशों। इब्तदा मतलब शुरुआत करना। कहाँ से इब्तदा कीजिए दरवेशों, कहानी उम्र भर की मजमा रात भर का है। कहानी बहुत लंबी होती है किसी स्ट्रगल की, कोई भी हो, चाहे वो गीतकार हो, संगीतकार हो, अदाकार हो, और वो कहानी बहुत पहले से शुरू हो जाती है उसके जीवन में। लेकिन हम कई बार सिर्फ उसके सिग्निफिकेंट और रिमार्केबल जो उसका माइलस्टोन होता है उसी के इर्द गिर्द बातें करते हैं। तो हमारे पास भी समय कमी है, तो मैं ज़्यादा ना करते हुए दरअसल मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद मैं मुंबई चला गया जॉब करने के लिए। और मुंबई चूँकि संभावनाओं का शहर है, बहुत अवसर है वहाँ पे। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप संकल्पित हैं, अगर आप स्वप्नशील हैं, आपके इरादे मजबूत हैं, तो मुंबई शहर आप जैसे लोगों के लिए है। तो मुझे लगा यार मुंबई में, चूँकि मैं लिखना मुझे पसंद था, लेखन मेरा प्रिय विषय रहा है, तो मुझे लगा मुंबई में रह कर के मौके मौके मिल सकते हैं। तो जैसा एक सामान्य आदमी जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता, जिसका कोई जेक जुगाड़ नहीं होता, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, वो जब घर से निकल के जिस तरह के परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, वो जिस तरह के धूल धूप और धुओं को सहन करता है, वही चीज़ हमारे साथ हुई कि जॉब चलता था 5 दिन, 5 दिन अपने ऑफिस जाते थे, घर आ जाते थे, लेकिन वीकेंड पर ऑफ मिलता था, सैटरडे और संडे। तो ये 2 दिनों में भरपूर कोशिश रहती थी कि बाहर निकलें और काम ढूंढें। और काम जैसे एक आदमी स्ट्रगल करता है, एक नौसिखिया आदमी स्ट्रगल करता है, लंबी लाइनों में लगना, प्रोडक्शन हाउसेस के गेट के चक्कर काटना, लोगों के लिए इंतज़ार में खड़े रहना, ये सब किया है। और फिर धीरे 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 वो यात्रा पहुंची है। तो सबसे पहले मुंबई में थिएटर्स में लिखा। मुंबई में नाटक बहुत होते हैं, स्टेज शोज़ होते हैं, प्लेज, स्किट बहुत होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है वहाँ की कि ये संस्कार जीवित है अभी तक, रंगमंच वाला। और हमारी इंडस्ट्री में भी कई बड़े लोग थिएटर से आते भी हैं, आपको मालूम है, ये चीज़, ओमपुरी जी, अमरीश पुरी जी, सभी लोग। तो सबसे पहले मैंने थिएटर्स में लिखा। अब देखिए थिएटर्स में जब आप लिखते हो वहाँ तो आपको नाम भी नहीं मिलता है, टीवी पे तो आपका नाम भी आ जाएगा एक बार लिखा हुआ। थिएटर में तो सीधे पर्दा खुलेगा, स्टार्ट हो जाएगा प्ले, और बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो काम मिले वो करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके संपर्क बनते हैं, उससे आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, उससे आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। तो मैंने थिएटर्स में लिखा, नाटकों में लिखा। नाटकों में अब सारे सिद्धस्थ लोग काम करते हैं, शीर्षस्थ लोग काम करते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं जो अपनी विधा के पारंगत होते हैं, हर कोई नाटक नहीं कर सकता। तो उन लोगों के संपर्क काफ़ी अच्छे होते हैं बॉलीवुड में, टीवी इंडस्ट्री में। तब उनने मुझे लिखते हुए देखा और सब ठीक रहा, तो वहाँ रहते 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 फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और मैं अगली जगहों तक पहुँचा। तो नाटकों के बाद जो पहला रिमार्केबल कह लें जिस चीज़ को, पहली बड़ी चीज़ जो प्रोफाइल में आकर के जुड़ी, वो जॉनी लीवर सर के साथ मेरा काम था। जॉनी लीवर सर एक शो करते थे, जॉनी आलर है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग में मैंने हेल्प करी थी थोड़ी सी, मैंने थोड़ा सा उसमें लिख करके दिया था। तो एक वो मेरी पोर्टफोलियो में नाम आकर के जुड़ा कि हाँ मैंने उनके साथ काम किया है। और उसके बाद जैसा स्ट्रगल हम कर रहे थे, फिर उस समय कपिल शर्मा शो कलर्स टीवी पे बंद हो चुका था और सोनी पे रीस्टार्ट होने वाला था। तो उन्हें भी नए राइटर्स की ज़रूरत थी। संयोग ऐसा रहा कि मैं सही समय पे सही जगह पहुंच पाया और कपिल शर्मा शो में फिर सिलेक्शन हुआ। जी सर। सर, जैसे हम सभी को पता है कि हमारे लाइफ में कोई एक इंस्पायरिंग पर्सन होता है, या हम कहें कि हमारे लाइफ में कोई ऐसा गुरु जो हमको हर मोड़ पर, हर कदम पर मोटिवेट करता है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन जिससे आप इंस्पायर हुए हों या अभी तक आपको मोटिवेट रखा हो? मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ का पहला पर्सन तो उसके माता पिता होते हैं, है ना। हम बोलते भी हैं कि माता है मेरी श्री, पिता है मेरे ओम, सेवा में उनके समर्पित मेरा रोम रोम। तो वो सबसे पहले होते हैं हर बच्चे के लिए। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो चूँकि मुझे लेखन पसंद था, आर्टिस्ट फील्ड से हूँ, तो इसलिए लेखन की साइड से जो लोग हैं वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। जैसे अगर मैं शायरी पोइट्री की बात करूँ तो कुमार विश्वास सर, या गीतकार की बात करूँ तो साहिल लुधियानवी, आनंद बख्शी, समीर, राहत इंदौरी साहब, ये मेरे बड़े इंस्पिरेशंस रहे हैं और इनसे मैंने बहुत सीखा है। इनके पैरों में बैठ करके सीखा है, इनके पैर छू करके सीखा है।
तो इनकी संगत में रह कर के और इन लोगों से दूर से रह कर के मैंने बहुत कुछ पाया है। तो ये इन सब से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। इन्होंने जो लिखा है उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। राहत इंदौरी के जब मैं शेर पढ़ता हूँ, मनोज मुंतशिर के जब मैं शेर पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रगल में इन शायरियों का बहुत फ़ायदा रहा मुझे। कि जब मैं राहत भाई को पढ़ते हुए सुनता था कि फ़ैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, तो लगता था कि हाँ, स्ट्रगल भरपूर होना चाहिए। आधे अधूरे मन से नहीं कि घर से निकल गए और टप्पे खा के आ गए फोकड़ कहीं भी, लेकिन नहीं, लगे हैं, खड़े हैं। तो ये शायरियों ने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया है, इन सब चीज़ों ने। जैसे हम कहते हैं ना कि सुख की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार गुजर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, और मेरी टूटी शमशीरों पे तुम आज हंसा करते हो, कल आंखें धुआं हो जाएगी जब देखोगे जौहर मेरा। तो इन चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया है, ऐसी बातों ने बहुत इंस्पायर किया है कि हाँ, कुछ करके दिखाना है। जी सर, आप जैसे अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा कोई पल आया हो जो आपने बोला हो कि अब हार मान लेनी चाहिए, अब नहीं हो पाएगा? जैसे मैंने बताया कि मैं एक जॉब करता था, और कई बार आपको जॉब से समय निकाल के छुट्टी लेकर के स्ट्रगल पे जाना पड़ता है। आपकी सैलरी भी कटती है, उसमें आपका कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन चूंकि आपको किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयास करने हैं तो आपको, है ना, कई बार ऐसा होता था। तो एक शो था कॉमेडी नाइट्स बचाओ, जिसमें कृष्णा और भारती आते थे। तब कपिल का शो बंद था सोनी पे, उसमें कपिल का शो नहीं आता था। तो मैं उस शो पे इंटरव्यू देने गया। मुझे बोला गया कि आप आइए फलानी फलानी तारीख पे आइए, इस शो के जो बड़े राइटर है, कंटेंट हेड है, हम उनसे आपको मिलवाएंगे। अब आप देखिए, मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा आप खड़े रहिए, बाहर इंतज़ार करिए, अंदर शूटिंग चल रही है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के गया था, मेरा नुकसान हुआ था उस चीज़ में, मैं खड़ा रहा। तो उन्होंने बोला सर आज मिलना नहीं हो पाएगा, हम आपको कल मिलवा देंगे, आप कल आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कैसा हो सकता है, कोई इंसान व्यस्त हो। तो फिर मैं अगले दिन वापस छुट्टी लेकर के गया। फिर उन्होंने बोला कि आप रुकिए बाहर। अब मुझे ये दिन बड़े याद आते हैं, क्योंकि मैं धूप में खड़ा था 4 घंटे तक कम से कम, और गेट के बाहर खड़ा था, वहाँ झाड़ू लग रही थी, एक बाई वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, तो वो धूल भी उड़ रही थी। तो मुझे किसी ने बोला आप हट जाइए, लेकिन मैं सोच रहा था मैं जिस आदमी से मिलने आया हूँ, अगर मैं 5 मिनट के लिए यहाँ से हट गया और उस 5 मिनट में निकल के चला गया तो मेरा तो आना बर्बाद हो जाएगा ना, मेरी छुट्टी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं उस धूल में भी खड़ा रहा उस जगह के ऊपर कि ठीक है, धूल सहन कर लेंगे, लेकिन हटना नहीं है, दरवाजे के सामने से मिल के जाना है अपने को। मतलब हार नहीं माननी है, जो हो हार नहीं माननी है। लेकिन चूंकि जैसा आपने बोला ना कि कभी दिल टूटा है क्या, जी। मैं खड़ा रहा वहाँ पे, ऐसे 2 दिन निकले मेरे वहाँ खड़े खड़े 5-5 6-6 घंटे इंतज़ार करते हुए धूप में। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप जिससे मिलने आए वो तो आज आए नहीं है। उन्होंने शुरुआत में मुझे कहा था कि वो अंदर हैं, शूटिंग कर रहे हैं, आपको मिलवाया जाएगा। फिर बोला कि वो नहीं आए हैं। मैंने कहा ठीक है, आप पहले ही बोल देते हैं, जो भी था, मैं क्या बोल सकता हूँ उस जगह पे। फिर अंदर कुछ आर्टिस्ट से मेरे पहचान के थे, जो अंदर बैठक जमाते थे कि कौन ऑडियंस कहाँ बैठेगा। उनमें से बाद में एक निकला, तो वो बोले यार उन्होंने तो कोई झूठ बोला है, वो तो थे अंदर ही थे, वो कंटेंट हेड सर, तो दिख रहे थे वहाँ पे। तो उस दिन दिल बड़ा टूटा मेरा। मैंने कहा नहीं मिलवाना था तो मना कर देते सीधी तरीके से। मुझे 6 घंटे 2 बार छुट्टी लेके बुलवाया, आप मना कर देते ना, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरा दिल तो नहीं टूटता कम से कम कि यार चलो आप मेरा इंटरव्यू लेकर मेरे को मना कर देते कि नहीं तुम्हारे कंटेंट में दम नहीं है, रिजेक्ट कर दिया हमने आपको, तो भी मेरे दिल पे कुछ नहीं बीतती। पर इस तरह का जब आपके साथ में कहीं व्यवहार होता है, थोड़ा सा टीस तो होती है मन में कि यार ये क्या तरीका था, मतलब ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर तो नहीं हुआ एक मतलब आर्टिस्ट के साथ, वो जो इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन अब देखिए, कई बार होता है ना कि कुछ बुरा होकर भी अच्छा होना होता है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दर्द हुआ, इस पूरे घटनाक्रम का अपने स्ट्रगल में, कि यार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कभी किया था। लेकिन अब आप संयोग कीजिए, संयोग कह लीजिए इसको, ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए इस चीज़ को, कॉमेडी नाइट्स बचाओ 15 दिनों के अंदर बंद हो गया और कपिल शर्मा शो सोनी पे स्टार्ट हो गया। और मेरा कपिल शर्मा शो में सिलेक्शन हो गया, जो आज तक टीवी पे चल रहा है, और कॉमेडी नाइट्स बचाओ उस समय बंद हो गया। अगर मेरा उस दिन उसमें सिलेक्शन हो भी जाता तो शायद 15 दिन बाद मैं वापस बेरोजगार हो गया होता। तो भगवान जो करता है वो अच्छा भी करता है, कि हमें कई बार समझ में नहीं आती कोई चीज़। कि मेरे को बड़ा दुख था उन 15 दिनों तक कि अरे यार उन्होंने ऐसा किया और वहाँ अपना इंटरव्यू नहीं हुआ और ऐसा इंतज़ार करवाया। लेकिन कई बार वो चीज़ भविष्य में क्या रंग दिखाने वाली होती है आपको पता नहीं होता। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि तुम अपने दिल में मदीने जाने की आरजू रखना, तुम अपने दिल में मदीने जाने की आरजू रखना, फिर ये उसका काम है तुम्हारे जज्बे की आबरू रखना। तुम मेहनत करो, बाकी वो निपट लेगा तुम्हारा, वो ध्यान रखेगा तुम्हारा ऊपर वाला। अगर नीयत अच्छी है, सच्चाई है, तो मंजिल मिल जाएगी। सर आपने बताया कि स्क्रिप्ट राइटिंग में कपिल शर्मा शो में स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिला,
तो बहुत बार ऐसा हुआ हो कि आपकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी गई हो या एक्टर को पसंद नहीं आया हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तब आप कैसा महसूस करते हैं? आप उसको एज अ चैलेंज लेते हैं या आपको कुछ नया सीखने को मिलता है उस चीज़ में? अक्सर होता है ऐसा, बड़े बड़े राइटर्स के साथ भी होता है, सब तरह से होता है। कई बार स्क्रिप्ट में वाकई में कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है कि इसमें कुछ कमी है। कई बार जो सामने सेलिब्रिटी होती है उनका स्टेटस भी ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि हम चेंज करवाएं, हमें मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। भले आप बहुत अच्छा सुंदर लिख के गए, आपका दिल जानता है कि इसमें मज़ा आ जाएगा, ये जोक क्रैक करेगा, ये मोमेंट बनेगा, ये वायरल होगा, ये इसकी बाइट निकल के आएगी, ये ट्रेलर में आएगी ये वाली चीज़। लेकिन सेलिब्रिटी ने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार, ये मैं करूँगा क्या यार, ये चीज़ ये आप बदल दीजिए इसको। तो ऐसा होता है, रिजेक्शन मिलते हैं। और मेरे केस में क्या था कि स्क्रिप्ट तो होती थी, मैं शायरी लिखता था नवजोत सिंह सिद्धू सर की। सिद्धू सर के सारे शेर मेरे लिखे हुए होते थे, जब भी किसी सेलिब्रिटी की एंट्री पे शेर मारते थे। सारी स्क्रिप्ट तो शूट के पहले फाइनल हो जाती थी। सिद्धू सर शूट के सिर्फ 15 मिनट पहले ही सेट पे पहुंचते थे। वो मुंबई आ जाते थे, आने के बाद एक होटल में रहते थे और जब शो शुरू होने वाला होता था उसके 15 मिनट पहले आते थे और तभी शायरी पढ़ते थे कि आज मेरी शायरी क्या बोलनी है। अब आखिरी 15 मिनट शूट फ्लोर पे सब स्टार्ट हो गया है, सेलिब्रिटी पीछे बैक स्टेज बैठी हुई है और तब आप शेर पढ़ रहे हो और अक्सर वो शेर पढ़ के कई बार रिजेक्ट कर दिया करते थे। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, मीटर सही नहीं है, बहर सही नहीं है, कोई बात निकल के नहीं आ रही, वजन नहीं आ रहा है आखिरी पंक्ति के ऊपर, शेर बदलो, बदल के लाओ। अब आपके पास में सिर्फ 10 मिनट है कि आपको उनको ऐसा शेर देना है जो फेवरेबल हो, जो जिसमें उनको मज़ा आए। तो ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैंने उनके साथ कम से कम 160 एपिसोड्स किए हैं। उसमें उन्होंने कम से कम मेरी 450 शायरियाँ बोली है, लिखी हुई, सारी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। तो मेरे साथ अक्सर होता था कि मुझे शायरी चेंज करनी पड़ती थी लास्ट मोमेंट पे, और वो प्रेशर बहुत होता था क्योंकि सेलिब्रिटी को आप वेट नहीं करवा सकते। सिद्धू सर का मतलब सिद्धू सर का नेचर था कि मैं वैनिटी से नहीं उतरूँगा जब तक शेर पसंद नहीं आएगा। फिर पीछे अमिताभ बच्चन इंतजार कर रहा हो या सलमान खान कर रहा हो, अब आप पे प्रेशर, डायरेक्टर आपको बोल रहा है, कंटेंट हेड आपको बोल रहा है, अरे यार एक यार शेयर पसंद करवाओ, वहाँ पे यार सब खड़े हुए हैं, सब रोलिंग होने वाली है, सब चल रहे हैं यहाँ पे, और आप कुछ टेंशन में भी हो, शेयर भी लिख रहे हो, कोई बात भी बनानी है आपको। तो ये बड़ा रोमांचक होता था हमेशा कि सिद्धू सर की शायरी में हमेशा कुछ ना कुछ पंगा फंसता था, उसमें डांट भी पड़ जाती थी और प्यार भी मिलता था। वो चैलेंजिंग चीज़ थी। और कई बार मज़ेदार किस्से होते थे उसमें। जैसे मैं बताऊँ एक किस्सा आपको कि युवराज सिंह आया था शो पे। अब युवराज सिंह आया तो सिद्धू सर ने मुझे बुलाया कि एकाग्र देखो, युवराज जो है वो मेरे दोस्त युवराज का बेटा है, युवराज भी क्रिकेटर रहे हैं उनके पिताजी, तो हमारे पारिवारिक संबंध है, मैं बचपन से जानता हूँ इसको, मेरा फेवरेट क्रिकेटर है ये, कैंसर से जंग जीत करके आया है, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं इसने, वर्ल्ड कप जिताया है और इतना बड़ा वो है। आज का शेर बहुत धांसू होना चाहिए और ये सारी बात शेर में होनी चाहिए। मैंने कहा यार जीवनी लिखनी है कि शेर लिखना है? 4 लाइन में आपको उनके छक्के की भी बात करनी है, उसके कैंसर की भी बात करनी है, पिता के बारे में भी बोलना है, और शेर भी ऐसा तूफान निकलना चाहिए। तो बोला वरना मैं मज़ा नहीं आएगा मुझको, मेरे को शेर दमदार चाहिए आज, मैं युवराज मेरा फेवरेट है। तो मैंने कहा ठीक है, मरता क्या ना करता, करना तो यही काम है, वो तो अपनी आजीविका है। तो मैंने शेर बनाया कि घुमा कर लपेटे जब वो शॉट तो रामबाण हो जाता है। रामबाण जैसा मतलब अचूक होता है ना, रामबाण ऐसा, ये मतलब उपमा लगाई उसमें कि युवराज का शॉट अगर है तो वो पार ही जाएगा बाउंड्री के, कि घुमा कर लपेटे जब वो शॉट तो रामबाण हो जाता है, उसके सामने मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी आसान हो जाता है, और शेर की तरह दहाड़ते हुए उतरता है मैदान में, उसे खेलता देखकर दिल झूम कर हिंदुस्तान हो जाता है। तो सिद्धू सर के स्टाइल का था बिल्कुल शेर, एकदम आखिरी में आके फट के निकले एकदम, तो इनको मज़ा आया सुन के, यार बढ़िया बढ़िया शेर है, बढ़िया शेर है। पर एक काम करो, रामबाण से भी बड़ा होता है ब्रह्मास्त्र, तो इसमें ब्रह्मास्त्र फिट कर दो। अब आप जो लोग शायरी समझते हैं उसमें काफिया जो चल रहा है मेरा, रामबाण हो जाता है, आसान हो जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है, इसी के ऊपर पूरा शेर बना है मीटर पे। तो मैं रामबाण को ब्रह्मास्त्र नहीं कर सकता। एक शायर के भांति मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, एक पोएट के भांति, कि ये मीटर में जो राइमिंग चल रही है, जो तुकबंदी चल रही है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपको इसे ब्रह्मास्त्र फिट करना है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र और बड़ा होता है। अब मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि नहीं सर, रामबाण भी अच्छा ही होता है, मतलब कि रामबाण की अचूक होता है, रामबाण भी रामबाण ले लीजिए आप। तो नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मास्त्र ही चाहिए इसके अंदर। तो फिर पूरा शेर चेंज किया। तो ऐसा बहुत होता था हमारे साथ में कि कुछ ना कुछ करके बदलाव करना पड़ता है एंड मोमेंट पे, और उसके ही काम है, वही राइटर का काम है कि सोच पाए। हम में से बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सिद्धू जी के जो शायरी पे हम ठहाके मार मार के हंसते हैं, उसके पीछे लिखने वाले कौन होते हैं। आज हमको सर से पता चला कि सिद्धू जी की जो शायरियाँ हैं, तकरीबन 400 शायरियाँ सर ने लिखी है। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि
सिद्धू जी के लिए जो आपने शायरी लिखी, उसमें से कोई ऐसी शायरी कि जो सर को बहुत पसंद आई और जो उनके दिल के करीब हो? हाँ, जनरली सेलिब्रिटी के ऊपर जब भी कोई एक्ट्रेस आती थी, कोई हीरोइन आती थी, तो उनके ऊपर उनको थोड़ा-सा मतलब छेड़-छाड़ वाला शेर चाहिए होता था। मतलब जिसमें फ़न निकल के आए, जिसमें कपिल बोले, "अरे पाजी क्या शेर बोला है?" या सेलिब्रिटी थोड़ी हँसे सामने से। अच्छा देखिए, शेर यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि आपको शायरी लिखनी है, कॉमेडी शो है, पर मर्यादा में रह के लिखनी है। मज़ाक ऐसा ना हो कि सेलिब्रिटी के दिल पे शायरी चुभ जाए, क्या मेरी हँसी उड़ा दी। मतलब आपको कॉमेडी करनी है, और जो शेर बोल रहा है वो एक रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट में बैठने वाला आदमी है, मिनिस्टर है वो, तो उसकी डिग्निटी को भी फिट करे, शो की डिग्निटी को भी फिट करे, सेलिब्रिटी को भी मज़ा आए और एक फ़न एलिमेंट निकल के आए। करेक्ट, मतलब हम बात हल्की फुल्की हो, बात हल्की ना हो, इस चीज़ का ध्यान रख करके शेर लिखा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे शेर हैं, लेकिन एक शेर जो उन्हें बहुत पसंद आया था, 26 जनवरी का इवेंट था, तो देशभक्ति का शेर उन्हें चाहिए था, तो मैंने एक शेर लिख करके दिया था उस समय कि आँखों में तिरंगा, माँ भारती का सम्मान होना चाहिए, स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की शान होना चाहिए, और रहो किसी भी मज़हब, किसी भी वतन में तुम, दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए। तो ये शेर उन्होंने कई मौक़ों पर राजनीतिक मंचों पर भी इस्तेमाल किया बाद में। ये शो में तो बोला ही, लेकिन जो उनके दूसरे भी इवेंट होते हैं बाहर भी इस शेर को लपेटते रहते हैं। सर, आपसे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ एक छोटा सा गेम खेल सकें। बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल। सर, आपके सामने कुछ ये चिट्स रखी हैं, इनमें से आपको कोई एक चिट उठानी है, उसमें जो वर्ड लिखा है हम चाहेंगे कि आप उस पर 2 लाइन बोलें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, ख्वाब, शब्द है ख्वाब। ख्वाब के ऊपर तो मैं यही कह सकता हूँ कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे घर को सजाने की चाहत है तुम्हें, मेरे घर में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो हमारे पास तो बस किताब ही होती है, और ख्वाब ही किताब है हमारे लिए तो। जी बिल्कुल। सर, और? एक और बिल्कुल। जज्बात, जज्बात। आपके शो का नाम क्या है अभी जो हम कर रहे हैं? रूबरू विद रोशनी। रूबरू विद रोशनी। हाँ, इसमें भी हम अपने जज्बात ही बयान कर रहे हैं। जी। तो जज्बात के ऊपर कोई पंक्ति तो ऐसे दिमाग में नहीं आ रही है मेरे कि मैं कुछ बता पाऊँ आपको, लेकिन जज्बात यहाँ पे बस मैं यही कह सकता हूँ कि जज्बात बयां करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में वही आदमी आगे निकलता है जिसको बोलते आता हो, जिसको हम हिंदी में छोटा शब्द बोलते हैं सामाजिक होना, मिलनसार होना। जब तक आप अपने जज्बात बयां नहीं कर सकते सामने वाले को, हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कई बार लोग पोएट हैं, शायर हैं, राइटर हैं, वो देख करके कविता पढ़ते हैं, मोबाइल लेंगे उसमें से देख करके बोलेंगे मीडिया के सामने या कहीं भी। तो मैं कहता हूँ अगर आप अपने जज्बातों को याद नहीं रख सकते तो आप लोगों से कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो आपके अल्फाजों को अपने होठों पे सजा के घूमेंगे, अपने दिल में बिठा करके घूमेंगे। आपको पहले तो अपने जज्बात खुद अपने जहन में होने चाहिए आपके। तो जज्बात बहुत अहम किरदार लेते हैं ज़िंदगी में, तो जज्बात बयां करते आना चाहिए हर व्यक्ति को। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि कवि या तो लेखक बनना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, लेखक बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब तक भरोगे नहीं तब तक झलकोगे नहीं। और भरोगे कैसे? पढ़ करके। रीडिंग बहुत करो, किताबें बहुत पढ़ो, रोज़ आदत डालो कि 10 पन्ने, 20 पन्ने, 50 पन्ने। आज भी जो बड़े लेखक हैं, गुलजार साहब, सलीम खान साहब, कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, जावेद अख्तर, ये 50 पन्ने जब तक ना पढ़ लें तब तक रात को सोते नहीं हैं। इस हद तक पहुँचने के बाद भी, आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद भी इनकी ये आदत है, इसलिए वो आज इतने महान हैं। तो जो मैं नए बच्चों को देखता हूँ वो लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे कि किसी चीज़ के बारे में दुनिया का नज़रिया क्या है। करेक्ट ना? अब आप बोल रहे हो ताजमहल, अब ताजमहल के ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या लिखा है। जब तक आपका ख्याल उनसे अलग नहीं होगा तब तक आपकी पहचान अलग कैसे होगी। राहत भाई लिखते हैं ना कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हमारे कवि हैं, उनकी भी 2 पंक्तियाँ हैं कि आलिंगन को तड़प रही है 4 मीनारें ताज की, आलिंगन को तड़प रही है 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें शाहजहाँ की, 2 बाहें मुमताज की। अब देखिए क्या ख्याल है कि वो 4 मीनारें जो हैं वो 2 बाहें शाहजहाँ की है, 2 मुमताज की।
जब तक आप अलग नहीं लिखोगे, आप पढ़ोगे नहीं, आपको मालूम कैसे पड़ेगा। मालूम कैसे। तो जो नए राइटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी खूब पढ़ें, नया पढ़ें, क्योंकि कंटेंट की इतनी बहुतायत हो चुकी है। आप देखिए आज से 15-20 साल पहले एक छोटा सा बच्चा अगर हमारे सामने एक जोक सुना दे तो हम खिलखिला के हंस दिया करते थे, लेकिन आज सुबह से लेकर रात तक व्हाट्सएप पे आपके पास में 150 मैसेजेस आते हैं, जोक्स आते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान तक नहीं आती। जी। करेक्ट ना? क्यों? क्योंकि आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है वो चीज़ कि जब तक बहुत यूनिक चीज़ नहीं आएगी आपको हंसी ऐसी नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो जो नए लिख रहे हैं उनको उतना यूनिक लिखना पड़ेगा, अलग लिखोगे तभी अलग दिखोगे। जी तो इसलिए बहुत पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है नए राइटर्स के लिए। जी सर। सर आपके पसंदीदा लेखक कौन है जिनकी किताबें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो? मैं कुमार विश्वास जी को काफ़ी पढ़ता हूँ, मनोज मुंतशिर जी को बहुत पढ़ता हूँ, वसीम बरेलवी साहब को बहुत पढ़ता हूँ। छोटी छोटी बातें सुनकर बड़े कहाँ हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पे आओगे। तो इनको काफ़ी पढ़ता हूँ मैं। सलीम खान सर जो हैं अब हमारे इंदौर के ही हैं, सलमान खान के पिता। उन्होंने 25-30 फिल्में लिखी है, सब गोल्डन जुबली हैं। डॉन, शोले, वो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। उनसे काफ़ी सीखता हूँ, उनको ही रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ उनकी बातों को जी जी जी। इनसे। सर आपसे पूरी बात के दौरान मैं एक गेम और खेलना चाहूँगी, बिल्कुल। जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हाँ। उससे रिलेटेड ही एक गेम है, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें से भी आपको एक चिट लेनी है। इस वाले में हाँ से? जी सर, बिल्कुल। तेरे संग। सर ये एक मूवी का नाम है, इसके एक्टर का नाम। तेरे संग में कौन से बहुत ही तेरे संग में मुझे श्योर नहीं है, मतलब ये बाकी आप बताइए। सर ये सतीश कौशिक सर की डायरेक्टेड फिल्म है। ओके। और इसके एक्टर है रुस्लान मुमताज। ओके ठीक है, देखना पड़ेगी अभी हमको। बिल्कुल। और लेनी है चीट? जी सर, एक और। शहंशाह। शहंशाह। शहंशाह तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है। जी सर। ओके। ठीक है सर। सर आपसे पूरी बातचीत के दौरान बहुत देर से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि आपके लिखे हिंदी के वो छंद सुन सकूं जो आपने माता पार्वती और भगवान शिव को संबोधित करते हुए लिखे हैं। अच्छा, वो सुनना चाहते हैं आप? जी सर, मैं बहुत देर से उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि मैं वो समय आए मैं आपसे पूछूं। अच्छा ठीक है, मैं सारे छंद नहीं सुनाता, काफ़ी लंबी कविता है, जी, मैं जी। एक छंद सुना देता हूँ जी, आपको। बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम कपिल शर्मा शो में लिखते हैं तो आके इन सब चीज़ में अब मैं सिद्धू जी की शायरियाँ लिखते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया ना, किताबें पढ़िए तो आप साहित्यिक रहेंगे, आपकी थिंकिंग जो है वो उस तरह से रहेगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा लेखन भी थोड़ा कर सकूँ। बाज़ार के लिए जो लिख रहे हो, बाज़ार के शर्तों पर जो लिख रहे हो, कंडीशन राइटिंग जो कर रहे हो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप कुछ अच्छा भी लिखो, अपने मन का भी लिखो। तो ये सोचते हुए मैंने ये इमेजिन किया था कि जब माता पार्वती शादी के बाद पहली बार अपनी सहेलियों से मिली होगी तो हमारे यहाँ सहेलियाँ पूछती ना, जीजा जी कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी है, वो क्या खाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, जब रूठ जाते हैं तो वो कैसे मानते हैं जल्दी, और क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारी माँ पार्वती ने भोलेनाथ के बारे में क्या उत्तर दिया होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने छंद लिखे थे कुछ। तो मैं उसमें से एक छंद आपको सुना देता हूँ कि माता पार्वती भोलेनाथ के बारे में क्या बता रही है अपनी सहेलियों को। भस्म रमा के जोग जमा के बैठे हैं बाबा कैलाश पे जाके, त्रिशूल हाथ है नंदी साथ है और गल माल में नाग सजा के, है असाधारण विष का धारण जगतारण को गंग बहा के, इतना भोला है मेरा पिया जो खुश है भांग धतूरा खा के, इतना भोला है मेरा पिया जो खुश है भांग धतूरा खा के। तो इस तरह के वो छंद है, पर आपने बोला तो मैंने एक छंद आपको सुना। सर बहुत अच्छा लगता है इस तरह के छंद और सुनने में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे इतनी देर बात की। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हम इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे मोटिवेट होते रहेंगे सर।